अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट्स वर्ल्ड। मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कि इरिटेटिव नर्व्स के मतलब दर्द को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है और इसको मेथिकोबाल या मिथाइलकोबालामीन कहा जाता है। तो हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, मिनिमम डोज, मैक्सिमम डोज, इंडिकेशंस यानी यूजेस क्या हैं इसके और साइड इफ़ेक्ट्स। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि प्रेगनेंसी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में मिथाइलकोबालामीन लेना सेफ़ है या नहीं। तो आइए चलते हैं इंट्रोडक्शन की जानिब। मिथाइलकोबालामीन एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है, डीएनए की सिंथेसिस करता है और दिमागी सेहत को बेहतर बनाता है। इस विटामिन के दो कॉमन ज़राए हैं, यानी ये हमें एक साइनाकोबालामीन से और दूसरा मिथाइलकोबालामीन से हासिल होता है। इसमें जो साइनाकोबालामीन है ये सिंथेटिक फॉर्म है विटामिन B12 की, जो कि सप्लीमेंट्स में मौजूद होता है। इस टैबलेट को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी यानी कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है। जो लोग प्रेनिशियस एनीमिया का शिकार होते हैं उनको ये ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है। अगर बात करें इसकी डोजेज फॉर्म की तो मिथाइलकोबालामीन हमारे पास इंजेक्शंस, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, लोजेंजेस और सबलिंगुअल टैबलेट्स की फॉर्म में मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल होता है। और इसकी डोज़ की बात करें तो एक दिन में कितनी मिथाइलकोबालामीन लेनी चाहिए। एक वक्त की डोज़ की बात करें तो 500 माइक्रोग्राम यानी 500 mcg की टैबलेट लेनी चाहिए दिन में 2 से 3 दफ़ा। और एक दिन में मैक्सिमम डोज़ 500 माइक्रोग्राम से 1000 माइक्रोग्राम से तजावुज़ ना करें। मिथाइलकोबालामीन को आप खाने से पहले या खाने के बाद ले सकते हैं। इस टैबलेट को चबाना नहीं है बल्कि फुल ग्लास वाटर से निगलना है। इसके अलावा अल्कोहल के साथ भी नहीं लेना क्योंकि इससे इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। और मिथाइलकोबालामीन नॉर्मली 3 घंटे के बाद अपना असर करना शुरू करती है। अब आते हैं कि मिथाइलकोबालामीन का काम क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक मैन मेड विटामिन है जो कि असाबी कमज़ोरी को दूर करता है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन में इजाफा करता है और हमारी पेरिफेरी में यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर किसी भी ऑर्गन में नर्व डैमेज हो जाए तो इसको भी ट्रीट करता है। ये नर्व डैमेज ज़्यादातर पाँव और हाथों में होता है और इसकी वजह से पाँव और हाथों में दर्द होता है और कमज़ोरी की वजह से हाथ या पाँव कांपने लगते हैं। ये नर्व डैमेज को कुछ इन्फेक्शंस या इंजरीज़ या फिर डायबिटीज़ यानी शुगर की वजह से भी हो सकता है। तो इस किस्म के नर्व डैमेज को ट्रीट करने के लिए मिथाइलकोबालामीन या फिर विटामिन B12 का इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है, जिसको इसमें होता क्या है कि हमारा बोन मैरो जो है वो एबनॉर्मल और इमेच्योर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करता है और ये कंडीशन भी विटामिन B12 की कमी की वजह से होती है या फोलिक एसिड की कमी की वजह से भी हो जाती है। इसमें भी कमज़ोरी महसूस होगी, नज़र का मसला हो सकता है। इसमें मिथाइलकोबालामीन दी जाती है इसको ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा विटामिन B12 एनर्जी प्रोडक्शन करता है और आपकी काम करने की सलाहियत को बढ़ाता है, लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म करता है और हेल्दी लाइफ को इंश्योर करता है और मिसमित मिजाज यानी हैप्पी मूड को भी प्रमोट करता है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इससे वॉमिटिंग हो सकती है, सर दर्द, भूख का ना लगना या फिर लूज मोशन हो जाना, स्किन रैशेस वगैरह मिथाइलकोबालामीन के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं और अगर ये ज़्यादा देर तक रहने लगे तो डॉक्टर से रब्ता करें। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स या प्रेगनेंसी में मिथाइलकोबालामीन लेना सेफ़ है या नहीं। तो मिथाइलकोबालामीन 500 mcg यानी माइक्रोग्राम अगर लो लेवल में ब्रेस्ट मिल्क में पास हो तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए हार्मफुल नहीं है। यानी अगर मदर दिन में 500 माइक्रोग्राम की एक टैबलेट ले रही है तो ये काफ़ी हद तक सेफ़ है। और अगर बच्चे को एलर्जी का सामना ना हो तो सेफ़ है, लेकिन फिर भी इस विटामिन के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। अगर बात करें प्रेगनेंसी में इस्तेमाल की तो मिथाइलकोबालामीन को सिर्फ उस अनीमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो विटामिन B12 की कमी की वजह से हुआ हो। अगर एनीमिया की वजह विटामिन B12 नहीं है तो इस मिथाइलकोबालामीन को प्रेगनेंसी में इस्तेमाल ना करवाएं।
इसके अलावा अगर किसी मरीज़ को विटामिन B12 से एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं तो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स शो होंगे और ज़्यादा देर तक रहने लगेंगे। तो इस सूरत हाल में भी अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रब्ता करके मशवरा करें। लास्ट पॉइंट जो है हमारे पास ब्रांड्स मिथाइलकोबालामीन के। हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स में अवेलेबल होती है मिथाइलकोबालामीन पाकिस्तान में। सबसे पहले हम बात करें तो मैकोबालामीन टैबलेट्स या कैप्सूल होंगे 500 माइक्रोग्राम के। सबलिंगुअल टैबलेट्स जो होती हैं वो 1500 mcg की होती हैं। मिथाइलकोबालामीन के इंजेक्शंस होते हैं 500 mcg के। मैथिकोबाल के नाम से टैबलेट्स होती हैं। देन न्यूरोजान इंजेक्शंस होते हैं मैकोबालामीन, मैकामीन, मेडिकोबाल, मिबॉल वगैरह, ये सब इसके ब्रांड्स हैं जो जिनके फार्म में विटामिन B12 अवेलेबल होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह पा अमान। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट्स वर्ल्ड। मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी खुश्क खांसी और बलगमी खांसी के लिए कुछ होम रेमेडीज़। खांसी के इलाज के लिए बहुत सी होम रेमेडीज़ हैं। आप खांसी को ट्रीट करने के लिए साल्ट वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर शहद, लीमू, लौंग, पुदीना, लहसुन, अदरक और हल्दी जैसे किचन में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके खांसी को घर बैठे ट्रीट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी फर्स्ट होम रेमेडी की तरफ। तो फर्स्ट होम रेमेडी हमारी है नमक वाले पानी के साथ गरारे करें। आपने करना क्या है, 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना है और इसमें आपने ½ टीस्पून या फिर 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इस सोल्यूशन से आपने गरारे कर लेने हैं और उस वक्त तक गरारे करने हैं जब तक कि पानी का गिलास खाली हो जाए। सॉल्ट वाटर से गरारे करने का फ़ायदा क्या है, ये सॉल्ट वाटर हमारे सूजे हुए और खांसने की वजह से ज़ख्मी हो जाने वाले टिश्यूज़ से भी बलगम को खींच लाता है और गले की खराश और बेआरामी से सुकून पहुंचाता है। खांसी जो है वो ज़्यादातर खुश्की की वजह से होती है और इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाती है। इसलिए सर्दियों के मौसम में रूम्स में ह्यूमिडिफायर्स लगा कर भी आप खांसी से बच सकते हैं। दूसरी रेमेडी हमारे पास है हनी यानी शहद। शहद में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। इसके साथ साथ वूंड हीलिंग की खासियत भी रखता है और गले की खराश, सूजन और दर्द से आराम पहुंचाता है। इसको आप नाइट कफ और डे कफ यानी दोनों किस्म की खांसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शहद को आप 1 गिलास पानी में डालकर दिन में 3 से 4 दफ़ा लें या फिर ग्रीन टी के साथ भी ले सकते हैं। शहद के इस्तेमाल से सूदिंग इफ़ेक्ट मिलेगा आपको, लेकिन 1 साल से कम उम्र बच्चों को शहद हरगिज़ ना दें। तीसरी होम रेमेडी हमारे पास अदरक है यानी जिंजर। अदरक तकरीबन हर घर में किचन इंग्रेडिएंट है और स्पाइस के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसको हम खांसी के इलाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट जिंजिरोल के नाम से मौजूद होता है, जिसकी वजह से अदरक एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखती है, यानी बैक्टीरियल ग्रोथ को भी रोकता है और गले की स्वेलिंग को भी कम करता है। इसके साथ साथ ये हमारे एयरवेज के जो एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स होते हैं यानी पेशे हसास या ज़्यादा हसासियत को रोकता है और सूदिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है। गले की खराश से आराम हो जाता है। अदरक को आप शहद के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी के साथ भी ले सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप रॉ जिंजर यानी अदरक लें और इसको स्लाइसेस में कट कर लें, 3 से 4 सेंटीमीटर के स्लाइसेस या फिर मुनासिब साइज़ के टुकड़े काट लें और एक एक करके इनको चबा लें और जो इसका रस होगा इसको आपने मुकम्मल तौर पर चूस लेना है। 3 से 4 टुकड़े खाने के बाद आप 1 चम्मच शहद लें। याद रहे कि जब आप अदरक के रस चूसेंगे तो इससे आपके गले में थोड़ी बहुत इरिटेशन टाइप फील होगी, लेकिन आपने पानी नहीं पीना। 1 चम्मच शहद लें और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करके मिक्स कर लें और इसे चम्मच से अपने थ्रोट में डायरेक्ट प्लेस करना है, यानी चाटना नहीं है, डायरेक्ट थ्रोट तक लेके जाना है। जैसे ही आप ये अमल करेंगे, चाहे आपको बलगमी खांसी है या फिर खुश्क खांसी है, बहुत जल्द आपको आराम आ जाएगा।
तो आप इसी शहद और काली मिर्ची वाले जो मिक्सचर है इससे अपने थ्रोट को थोड़ा टाइम के लिए लुब्रिकेट रखें, तो इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और इसी तरह आप दिन में 3 से 4 दफ़ा ये प्रोसेस करें, इंशाल्लाह 4 से 5 दिनों में खांसी से बिल्कुल निजात हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि इस रेमेडी के दौरान आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना और ना ही 30 मिनट तक इसके बाद आप पानी पिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अदरक का तो ये मैदे का मसला हो सकता है, यानी लूज़ मोशन लग सकते हैं या फिर हार्ट बर्न फील हो सकता है। सो दिन में 2 से 3 या 3 से 4 दफ़ा काफ़ी है। उसके बाद चौथी रेमेडी है हमारे पास मार्शमेलो रूट। ये एक जड़ी बूटी है जो कि कफ सिरप्स और लोजेंजीज में इस्तेमाल होती है, और ये जड़ी बूटी गले की खराश को कम करती है और खुश्क खांसी की वजह से होने वाली गले की जलन से भी आराम पहुंचाती है। नेक्स्ट है हमारी होम रेमेडी नंबर 5, पेपरमिंट प्लस लेमन, यानी पुदीना और नींबू। इसको भी आप खांसी के इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीने में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है मेंथोल के नाम से एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा करता है, और इसके साथ साथ पेन रिलीवर भी है, यानी दर्द से भी आराम पहुंचाता है और खांसी को आने से रोकता है। तो आप पुदीने को कहवे या ग्रीन टी के साथ भी ले सकते हैं, या फिर मार्केट से पेपरमिंट लोजेंजीज भी परचेज कर सकते हैं। लोजेंजीज का मेन काम गले की लुब्रिकेशन करना होता है और सूथिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करना होता है और खराश से बचाते हैं। और 6 जो होम रेमेडी हमारे पास है वो है टर्मेरिक, यानी हल्दी। ये भी स्पाइस के तौर पे इस्तेमाल होता है। हल्दी में करक्यूमिन इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी रखता है, जिसकी वजह से हल्दी जो है इसको एशियन ममालिक में कफ और कोल्ड के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है? 1 गिलास नीम गर्म पानी में आपने ½ चम्मच हल्दी पाउडर या फिर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालें और इससे गरारे करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप सॉल्ट वाटर से गरारे करते हैं, और उस वक्त तक करें जब तक पानी ख़त्म ना हो जाए। 4 से 5 दिन के लिए ये अमल करें, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको छींके वगैरह आती हैं ज़ुकाम की वजह से तो भी हल्दी का गरारे करने से ये रुक जाएंगे। उसके बाद 7th जो हमारे पास होम रेमेडी है वो है मलट्ठी, यानी लेकोराइस रूट। मलट्ठी बेसिकली रूट है जो कि हाजमे के मसले, खांसी या फिर बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ग्लाइसराइजीन मौजूद होता है जो कि कफ रिफ्लेक्स को सप्रेस करता है और खांसी को रोकता है। ये मलट्ठी का स्वीट होती है टेस्ट में, तो ये गले की खराश को भी कम करती है। इसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि इसे 1.5 इंच मलट्ठी लें और इसको शहद में डिप करके यानी डुबो कर चूस लें। 1.5 इंच मलट्ठी लें और इसको शहद में डुबो कर चूस लें और 7 दिन तक इस तरह करें। दिन में 2 से 3 दफ़ा खुश्क और बलगमी खांसी दोनों किस्म की खांसी से निजात होगी। लास्ट हमारे पास जो रेमेडी है वो है भुने हुए चने, रोस्टेड ब्लैक ग्राम। वैसे तो आपने सुना होगा कि भुने हुए चने ब्रेन हेल्थ में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करते हैं और हेल्दी हेयर्स की ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। लेकिन इसके अलावा भुने हुए चने खांसी से आराम पहुंचाने में भी मददगार साबित होते हैं। इनको इस्तेमाल कैसे करना है? 1 मुट्ठी भुने हुए चने सुबह खाली पेट खाएं और याद रहे कि चने खाने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना। 7 से 8 दिन तक इस नुस्खा, इस रेमेडी का इस्तेमाल करें और खांसी से निजात पाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह पामान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट वर्ल्ड। मेरे इस चैनल पे आपको खुशामदीद। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अक्सर मसल्स पेन यानी पट्ठों के दर्द का शिकार रहते हैं। आज की वीडियो में आपको एक बहुत अच्छे मसल रिलैक्सेंट थायोकोल्चिकोसाइड के बारे में बताने वाली हूँ। हम देखेंगे थायोकोल्चिकोसाइड की डिस्क्रिप्शन, इसके ब्रांड्स जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, इसकी यूनिट डोज और मैक्सिमम डोज क्या होती है, ये किस तरह से मसल्स को रिलैक्स करता है, इसकी इंडिकेशंस यानी इस्तेमालात क्या हैं, यानी किन दर्दों के लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है,
इसकी कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं और एट दी एंड इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि तमाम मालूमात आप तक पहुंच सके, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए तो देखते हैं थायोकोल्चिकोसाइड की डिस्क्रिप्शन। थायोकोल्चिकोसाइड एक पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी पेन यानी दर्द के साथ साथ स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पट्ठों के दर्द के लिए, यानी सिर्फ मसल्स पेन के लिए। इसको आप किसी दूसरे दर्दों के लिए नहीं ले सकते। तो पट्ठों का दर्द हो, स्वेलिंग हो या इन्फ्लेमेशन हो तो इसको थायोकोल्चिकोसाइड अच्छे से ट्रीट करता है और इसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़कर मैं आपको इसके इंडिकेशंस यानी यूजेस के बारे में भी बताऊंगी। थायोकोल्चिकोसाइड इतनी ज़्यादा सेडेशन काज नहीं करता, लेकिन एहतियात के तौर पर इसकी डोज लेने के बाद ड्राइविंग वगैरह से परहेज़ करें। ये मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसके इंजेक्शंस और कैप्सूल 4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ के होते हैं और जो टैबलेट होती है वो 2 या 4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। इसके अलावा क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स की फॉर्म में भी थायोकोल्चिकोसाइड अवेलेबल होता है। इसकी फार्माकोडायनेमिक्स या वर्किंग देखें तो थायोकोल्चिकोसाइड मसल रिलैक्सिंग एजेंट है जो कि गाबा ए रिसेप्टर्स के साथ सेलेक्टिव बाइंडिंग करके मसल की रिलैक्सेशन करता है और ये मसल्स की कंट्रैक्शन को रोक देता है। गाबा इनहिबिटरी पाथवे को एक्टिवेट करके थायोकोल्चिकोसाइड कॉम्पिटिटिव गाबा ए रिसेप्टर एंटागनिस्ट है और निकोटीनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से मिलती जुलती पोटेंसी के साथ ये ग्लाइसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है या फिर इनहिबिट कर देता है। अगर इसके ब्रांड्स की बात करें तो जो पाकिस्तान में कॉमनली यूज़ होने वाले ब्रांड्स हैं उनमें कैप्सूल थायोलेक्स 4 मिलीग्राम, इसी तरह कैप्सूल मस्कोरिल 4 मिलीग्राम, कैप्सूल मायोरेल 4 मिलीग्राम, कैप्सूल मायोसॉफ्ट 4 मिलीग्राम और कैप्सूल मायोजिन 4 मिलीग्राम। इसके अलावा जो इंजेक्शन है वो मायोलेक्स के नाम से है और ये भी 4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में है, यानी थायोकोल्चिकोसाइड आपको इन नामों के साथ मार्केट में मिलेगा। थायोकोल्चिकोसाइड की यूनिट डोज की बात करें, यानी एक वक्त में कितनी थायोकोल्चिकोसाइड लेनी चाहिए, तो अगर इंजेक्शन की फॉर्म है तो 4 मिलीग्राम का एक इंजेक्शन दिन में आप 2 दफ़ा यानी 12 घंटे के वक्फे से लगा सकते हैं, तो टोटल 8 मिलीग्राम हो गया। और अगर आपके पास कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में है तो थायोकोल्चिकोसाइड के 1 या 2 कैप्सूल दिन में 2 से 3 दफ़ा लें या फिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। और मैक्सिमम डोज की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में आप कितनी थायोकोल्चिकोसाइड ले सकते हैं। अगर इंजेक्शन है तो 8 मिलीग्राम और कैप्सूल या टैबलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल है तो 16 मिलीग्राम ले सकते हैं। अगर क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स की बात करें तो वो आप हस्बे ज़रूरत या फिर डॉक्टर जितनी आपको रेकमेंड करे उतनी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इंडिकेशंस यूजेस ऑफ थायोकोल्चिकोसाइड की तरफ। थायोकोल्चिकोसाइड दरअसल स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, इसलिए ये आर्थोपेडिक या फिर मसल ट्रॉमेटिक रेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल होता है। पार्किंसनिज्म हो गया, न्यूरोलॉजिया हो गया या फिर साइएटिक पेन हो। साइएटिक पेन भी लेग की नर्व से रिलेटेड पेन होता है। थायोकोल्चिकोसाइड मसल्स रिलेटेड जितने भी दर्द हैं सबको ट्रीट करती है। कमर का दर्द हो, मसल्स की स्वेलिंग हो, मसल का दर्द हो, मसल खींचे जाते हों, एक्सीडेंट या इंजरी के बाद जो नॉन स्पेसिफिक पेन होता है, ओस्टियोआर्थराइटिस हो या ट्रॉमा के बाद का दर्द हो या ऑपरेशन के बाद का जो मसल्स का दर्द होता है या फिर रिमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से जो दर्द होता है या फिर रीढ़ की हड्डी का दर्द हो या लोकलाइज्ड पेन हो या इन्फ्लेमेशन हो मसल्स की, तो थायोकोल्चिकोसाइड इन सब कंडीशन से रिलीफ पहुंचाता है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स थायोकोल्चिकोसाइड्स के आते हैं, इनमें गैस हो सकती है, मैदे का दर्द, लूज मोशन या मतली वगैरह आ सकती है। और अगर सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इनमें ख़ारिश होना या रैशेस हो जाना स्किन पे, इसके अलावा मुंह का बार बार खुश्क हो जाना, ब्लड प्रेशर लो हो जाना और आंखों का पीला हो जाना, तो ये सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर ये आप में अपीयर हो रहे हैं तो फ़ौरन से अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रब्ता करें।
अब बात करें अगर कंट्राइंडिकेशंस की, तो ये मेडिसिन बच्चों और 16 साल से कम उम्र अफराद के लिए रिकमेंडेड नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेन भी थायोकोल्चिस्कोसाइड को लेने से अवॉइड करें, और अगर ले रही हैं या ले ली है तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। इसी तरह जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बच्चों पर एडवर्स इफ़ेक्ट का ख़तरा रहता है। जिगर की बीमारी और गुर्दों की बीमारी से मुतासरा अफराद अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवा को इस्तेमाल करें। तो ये थी थायोकोल्चिकोसाइड के बारे में कुछ अहम मालूमात। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह पामान। आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम सप्लीमेंट्स के बारे में। इनको किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसकी डोज कितनी होती है, क्या ये डेली बेसिस पे लेने चाहिए या नहीं। तो आज मेरे पास जो कैल्शियम सप्लीमेंट अवेलेबल है HiC1000 के नाम से, ये सैशे में अवेलेबल होता है और इस बॉक्स में 10 सैशे होते हैं। ऑरेंज फ्लेवर में 10 सैशे हमारे पास इस बॉक्स में अवेलेबल होते हैं। ये वीरिक फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट है। इसके अगर हम प्राइस देखें तो ये हमें 103 रुपये में अवेलेबल होता है। इसके ऊपर इसका बैच और मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट सब कुछ मेंशन है। और ये इसका एक सैशे होता है जिसके ऊपर इन्होंने लिखा है कि ये ग्लूकोज बेस्ड इंस्टेंट एनर्जी के लिए यूज़ होता है, ऑरेंज फ्लेवर में। इसके अलावा मेरे पास एक और प्रोडक्ट अवेलेबल है कैल्शियम का, ये GSK कंपनी का है और इसमें हमारे पास टैबलेट्स होती हैं, एफरविसेंट टैबलेट्स होती हैं। और ये एफरविसेंट टैबलेट्स ऐसी टैबलेट्स होती हैं कि जब इनका वाटर के साथ कांटेक्ट होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। अगर इसकी प्राइस हम देखें तो ये हमारे पास 216 रुपये का ये हमारे पास 10 एफरविसेंट टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में कैल्शियम और विटामिन C प्रेजेंट होते हैं। सैशे जो हैं इनमें आप देखें तो इसमें हमारे पास कैल्शियम और विटामिन C प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें हमारे पास कैल्शियम और विटामिन C के साथ विटामिन D3 और विटामिन B6 भी अवेलेबल होते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट्स के सैशे हों या फिर एफरविसेंट टैबलेट्स हों, हम इनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है और इसके बाद ओरली लिया जाता है बाय माउथ। अब अगर हम बात करें सैशे की कंपोजिशन के बारे में, तो इस सैशे में आप देख सकते हैं कैल्शियम लैक्टेट 1000 mg होता है, ठीक है, और विटामिन C 500 mg है, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट है 327 mg। यूजुअल डोज जो अडल्ट के लिए है वो एक सैशे है और एक सैशे में 1000 mg कैल्शियम प्रेजेंट है। और बच्चों के लिए आधा सैशे होना चाहिए या फिर एक सैशे लेना चाहिए तकरीबन दिन में 1 से 2 दफ़ा। हमारे टोटल बॉडी वेट का 2% होती है, इसलिए ये बच्चों और बड़ों में इसकी मकदार का अच्छा खासा रेशो होता है और ये हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मर्दों की निस्बत औरतों में कैल्शियम की कमी ज़्यादा होती है। वैसे तो बच्चों और बड़ों में कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है, लेकिन औरतें कैल्शियम की कमी का ज़्यादा शिकार होती हैं मर्दों के निस्बत। डोज जो 9 मौलूद और 1 साल की उम्र तक के बच्चों को कैल्शियम सप्लीमेंट्स की 220 मिलीग्राम डोज देनी चाहिए, यानी 1/4 साशे दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा सिर्फ 1/4 साशे दिया जा सकता है। 1 साल से 3 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको 500 mg यानी आधा साशे दिन में आप दे सकते हैं। 4 से 8 साल के बच्चों को दिन में 800 mg यानी 2/3 साशे का आपने दे देना होता है। और 9 से 13 साल के बच्चों को, जो कि ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं, बढ़ती उम्र के बच्चे जिनको कहा जाता है, इन बच्चों में कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है बोन ग्रोथ के लिए, इसलिए इनको 1300 mg यानी कि 1 और आधा साशे दिन में 2 से 3 दफ़ा देना चाहिए। और अडल्ट्स में 1 साशे तकरीबन काफ़ी रहता है या 1 से 2 साशे आप भी कर सकते हैं। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं या फिर लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनको भी 1300 mg डेली बेसिस पे लेना चाहिए। अगर उनको कैल्शियम की कमी हो या फिर कमज़ोर हों तो उनको 1300 mg कैल्शियम लेना चाहिए डेली बेसिस पे, 1 और आधा साशे। अब आते हैं कैल्शियम के फ़वाइद पर और क्या डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स की बात करें तो कैल्शियम हमारी बोन ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। ओस्टियोपोरोसिस जो कि हड्डियों की एक बीमारी है, इसको ट्रीट करता है। और कैल्शियम सप्लीमेंट्स को प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है और बढ़ती उम्र के बच्चों को हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। ये हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। बात करें डेली बेसिस के इस्तेमाल की, तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स हर वो इंसान डेली बेसिस पे ले सकता है जिसकी डाइट में कैल्शियम नहीं है। मिसाल के तौर पे एक लैक्टेटिंग मदर या फिर प्रेग्नेंट फीमेल या फिर 12 से 16 साल के बच्चे
जिनको दिन में 1300 mg पर डे कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी डाइट में इतनी क्वांटिटी में कैल्शियम मौजूद नहीं होता। और जो ऐसे बच्चे दूध नहीं पीते जो कि कैल्शियम का सोर्स होता है, या फिर मेरे जैसे बच्चे जिनको दूध किसी वजह से अच्छा नहीं लगता और वो पीना पसंद नहीं फरमाते, तो उनमें भी कैल्शियम की कमी हो जाती है और इनकी हड्डियों का दर्द और मसल क्रैम्प्स का सामना करना पड़ जाता है कम उम्र में। लिहाजा जितनी डोज मैंने बच्चों और बड़ों के लिए बताई है, इसको डेली बेसिस पे इतनी डोज दी जा सकती है। स्पेशली फीमेल्स को तो टीन एज से ही कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। और कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने का जो तरीका है कुछ यूँ है कि अगर आपके पास सैशे या फिर एफरवेसेंट टैबलेट्स अवेलेबल हैं, तो 225 ml यानी 1 गिलास पानी में आपने इस एक सैशे या एफरवेसेंट टैबलेट को डिज़ोल्व करना होता है और उसके बाद इस पानी को पी लेना है। लेकिन अगर आपके पास कैल्शियम की च्यूएबल टैबलेट्स हैं, जैसे कि कैल्सान डी में हमारे पास च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं, तो आपने पानी के साथ नहीं लेना बल्कि चबा चबा कर इसको खाना है। और कैल्शियम सप्लीमेंट्स को आप दिन में किसी भी वक्त ले सकते हैं, लेकिन अगर सुबह के वक्त खाली पेट लिया जाए तो ये अच्छा असर करती हैं, क्योंकि खाली पेट एब्जॉर्प्शन अच्छे से होती है। इसलिए 30 से 40 मिनट खाने या फिर नाश्ते से पहले लेना चाहिए। अब अगर एक एस्टिमेटेड डोज की बात करें तो 9 साल और उससे ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं ना, पाकिस्तान में रहते हुए तकरीबन 800 से 1000 mg यानी 1 सैशे तक डेली कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन शुगर के मरीज़ और जिगर और गुर्दों के मरीज़ को डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक कैल्शियम सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए। कैल्शियम के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो अगर आप डेली रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा की डोज लेते हैं तो वॉमिटिंग, हार्ट बर्न या पेट में दर्द का सामना करना पड़ सकता है। और अगर साइड इफ़ेक्ट सीवियर होने लगे तो डॉक्टर से मशवरा करें। ज़रूरी नहीं कि ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको शो हों। कैल्शियम वैसे जितनी कम मिकदार में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ना पाकिस्तान में रहते हुए, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। लेकिन अगर आप डोज का गलत इस्तेमाल करेंगे या ओवर डोज कर लेंगे तो फिर आपको उन साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट्स वर्ल्ड। मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। आज की वीडियो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सिरप के बारे में है, जिसे आप डाइजेक्स या फिर म्यूकेन के नाम से जानते होंगे। आज की वीडियो में जानेंगे डाइजेक्स या फिर म्यूकेन सिरप में मौजूद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, यानी इसके इस्तेमालात क्या हैं, इसकी यूनिट डोज और एक दिन में मैक्सिमम डोज कितनी होनी चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, बच्चों को कितनी डोज देनी चाहिए और बड़ों को कितनी डोज देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का इंट्रोडक्शन देखते हैं और इसकी इंडिकेशन देखते हैं। ये एक एंटासिड है, यानी हमारे मैदे में मौजूद एसिड को कम करता है। ये एसिड की प्रोडक्शन को नहीं रोकता, बल्कि जो एसिड हमारे मैदे में मौजूद है इसके असरात यानी एसिडिटी, तेज़ाबियत को कम कर देता है। एंटासिड को अगर लिक्विड फॉर्म में लिया जाए, जैसे कि सिरप या सस्पेंशन की सूरत में, तो ये ज़्यादा जल्दी असर करते हैं टैबलेट्स और कैप्सूल्स की निस्बत। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को अकेले भी इस्तेमाल किया जाता है और ये कम्बिनेशन में भी अवेलेबल होता है। तकरीबन तमाम एंटासिड सिरप्स या सस्पेंशन में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या साइमेथिकोन के साथ कम्बिनेशन में आता है, जो कि इसकी और ज़्यादा मौसर बना देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक एंटासिड है और मैदे में मौजूद एसिड को कम करता है, और साइमेथिकोन गैस की वजह से पेट का फूलना, डिकारे आना या फिर गैस की वजह से भूख न लगना जैसी इलामात को ट्रीट करने के लिए साइमेथिकोन इस्तेमाल होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की इंडिकेशंस भी तकरीबन सेम है। ये मैदे की तेज़ाबियत, बदहज़मी, मैदे और सीने की जलन का एहसास होना और पेट ख़राब हो जाना, मैदे में दर्द जैसी इलामात को ट्रीट करता है। अब अगर हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के ब्रांड्स की बात करें तो बहुत से सिरप्स और सस्पेंशन में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है, जैसे कि हमारे पास डाइजेक्स MP एबट कंपनी का प्रोडक्ट है, 120 ml का सस्पेंशन होता है। इसी तरह डाइजीमस्ट 170 ml का सस्पेंशन है, म्यूकेन 120 ml का सस्पेंशन होता है। इसी तरह मैनासिड फोर्ट 120 ml का सस्पेंशन होता है और ये शुगर फ्री होता है। एल्माजेल 120 ml का सस्पेंशन होता है, ये एंटी गैस और एंटासिड दोनों होता है। उसके बाद डी जेल सिरप है हमारे पास, जो कि 170 ml होता है और डी जेल मिंट फ्लेवर में अवेलेबल होता है। इसके अलावा भी कई ब्रांड्स मौजूद हैं पाकिस्तान में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के,
अब अगर हम डोज़ की बात करें तो हर दवा की डोज़ बच्चों और बड़ों के लिए अलग होती है। आप बच्चों को अडल्ट डोज़ नहीं दे सकते। तो 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए एंटासिड की डोज़ 1 चम्मच यानी 5 ml है, दिन में 3 से 4 दफ़ा। और 12 साल से ज़्यादा या फिर बड़ों में एंटासिड की जो डोज़ होती है वो 2 चम्मच यानी 10 ml होती है, दिन में 3 से 4 दफ़ा। और याद रहे कि 2 हफ्ते तक ट्रीटमेंट का दौरानिया है और इससे ज़्यादा एंटासिड इस्तेमाल ना करें, और अगर डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे से मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इस सिरप के इस्तेमाल करने से आपको कब्ज़ हो सकती है यानी कॉन्स्टिपेशन। तो आपने इस मेडिसिन को छोड़ना नहीं अगर आपको कब्ज़ का सामना करना पड़ रहा है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कम्बिनेशन में सिरप में इसलिए मौजूद होता है ताकि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ ना हो। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये स्टूल को हार्ड करके कब्ज़ करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्टूल को सॉफ्ट करके डायरिया काज करता है। और जब ये दोनों कम्बिनेशन में होते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरे के इफ़ेक्ट को बराबर कर देते हैं। कब्ज़ बहुत कम केसेस में होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर गलत और ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के इस्तेमाल से मैदे का अल्सर ख़राब हो सकते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं अगर इसको ठीक से इस्तेमाल किया जाए। तो दवाओं को हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाअमान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट्स वर्ल्ड। मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। आज की वीडियो वेट कफ, प्रोडक्टिव कफ यानी बलगमी खांसी के बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बलगमी खांसी या वेट कफ क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं, बलगमी खांसी के इलाज के लिए मेडिकेशंस में कौन कौन सी ड्रग्स मौजूद होती हैं, पाकिस्तान में 10 बेस्ट सिरप्स बलगमी खांसी के लिए कौन से हैं, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बच्चों और बड़ों में जो कफ के सिरप्स होते हैं उनकी कितनी डोज होनी चाहिए। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। इंशाल्लाह वीडियो विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव। वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ड्राई कफ के बारे में बताया, तो इस वीडियो में मैं आपको वेट कफ यानी बलगमी खांसी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये ऐसी खांसी होती है जिसमें खांसने के साथ साथ बलगम भी होती है। खांसने के साथ बलगम आ सकती है या फिर खांसते वक्त आपको फील होता है कि चेस्ट में बलगम जमी हुई है या आपके एयरवेज में कहीं भी इरिटेशन हो रही है, तो ये सब बलगम की वजह से होता है। तो इसकी 2 टाइप्स हो सकती हैं, यानी कि एक एक्यूट होती है जो कि 3 हफ्ते से कम अरसे के लिए रहती हो, और दूसरी क्रोनिक जो कि 4 से 8 हफ्ते तक रह सकती है। वेट कफ या प्रोडक्टिव कफ की वजूहात क्या हैं, तो ये एलर्जी की वजह से भी होती है। इसके अलावा नज़ला और ज़ुकाम की वजह से भी हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है। इसके अलावा नमूनिया जो कि लंग्स का डिसऑर्डर होता है, ब्रोंकाइटिस भी लंग्स का ही डिसऑर्डर है, और दमा हो या फिर क्रोनिक ऑब्सेसिव पल्मोनरी डिजीज़ हो, तो इन सब की वजह से जो है वो प्रोडक्टिव कफ हो सकती है, यानी बलगमी खांसी आती है। तो ये हो गई वजूहात। बलगमी खांसी के लिए जो सिरप्स इस्तेमाल किए जाते हैं पाकिस्तान में या कहीं भी किसी भी मुल्क में, तो उसमें कुछ चंद ड्रग्स मौजूद होती हैं। एक सबसे पहला उसमें एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं, दूसरे ब्रोंकोडाइलेटर्स और तीसरे म्यूकोलिटिक एजेंट्स होते हैं। तो एक्सपेक्टोरेंट का क्या काम होता है, ये क्या करते हैं कि सांस की नालियों को बलगम और म्यूकस से साफ़ करते हैं, यानी कि बलगम और म्यूकस को निकालने का काम करते हैं, यानी सिक्रीशंस को सॉफ्ट बना देते हैं और फिर इनको एक्सपेल आउट करवाते हैं। एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे जो ड्रग्स होती हैं उनमें गोएफेनिसिन हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, या फिर एपिकेक्स वगैरह हो सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे है ब्रोंकियोडाइलेटर। जो ब्रोंकोडाइलेटर्स होता है इनका काम होता है ब्रोंक्यूल्स यानी लंग्स के ब्रोंक्यूल्स की डायलेशन करवाना, उनका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से फेफड़ों में म्यूकस और जो बलगम वगैरह होती है उसको लूज़ एक तो करते हैं, और दूसरा जब डायलेशन हो जाती है तो उनके मूव करने के लिए, यानी बलगम के मूव करने के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देता है।
तो जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है तो ईज़िली लंग्स से निकलकर हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है और फिर या तो हमारे मुंह के ज़रिए या फिर नोज़ के ज़रिए ये सिक्रीशंस यानी बलगम और म्यूकस वगैरह जो है वो बॉडी से एक्सपेल आउट करवाए जाते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर्स का मेन काम ब्रोंक्यूल्स की डायलेशन होती है। इसके तो में जो ड्रग्स ब्रोंकोडायलेटर्स के तौर पे सिरप्स में मौजूद होती हैं उनमें एक साल्बीटामोल, लीवोसाल्बीटामोल या टर्बिटोलिन वगैरह हो सकती हैं। तीसरा नंबर पे आते हैं म्यूकोलाइटिक। जो म्यूकोलाइटिक एजेंट होते हैं वो म्यूकस या बलगम की कंसिस्टेंसी यानी थिकनेस और स्टिकीनेस को कम कर देते हैं और जिसकी वजह से ये जो है लूज़ हो जाते हैं और फिर एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करते हैं, इसको एक्सपेल आउट करवा देते हैं एयरवेज के थ्रू। तो म्यूकोलाइटिक के तौर पे जो ड्रग्स कफ सिरप में मौजूद होती हैं उनमें एम्ब्रोक्सोल हो सकता है, ब्रोमोहेक्सिन या फिर सोडियम सिट्रेट वगैरह। तो पाकिस्तान में जो वेट कफ के लिए सिरप्स अवेलेबल है इनमें कफकोल एलिक्सर जो कि एबट कंपनी का प्रोडक्ट है, इसके अलावा म्यूकोलाइट सिरप, ब्रिटानिल जो कि बैरेट हॉग्सन्स कंपनी का सिरप है, इसी तरह पिरिटॉन सिरप जो कि जीएसके का प्रोडक्ट है और ये एंटी एलर्जिक होता है एक्सपेक्टोरेंट के साथ साथ। इसके अलावा फिरोजसन्स कंपनी का एक प्रोडक्ट है प्रोनोकोल कफ सिरप, ये भी एक्सपेक्टोरेंट है और बलगमी खांसी के लिए इस्तेमाल होता है। म्यूकोनेल भी बैरेट हॉग्सन्स कंपनी का प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा एक्सपेक्टोरेंट सिरप है। पल्मनोल सिरप जो है ये जीसीसीएल कंपनी का प्रोडक्ट है और ये ड्राई और वेट कफ दोनों किस्म की खांसी में मौसर साबित होता है। इसके अलावा एक्टिफिड पी और सिरोलिन और फाइज़र कंपनी का एक सिरप कॉरेक्स डी, ये सब वेट कफ के बहुत अच्छे सिरप। बेनाड्रिल वेट कफ और ड्राई कफ दोनों किस्म की खांसी में इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम सिरप्स बलगमी खांसी के लिए बेस्ट सिरप्स हैं पाकिस्तान में। अब बात करते हैं डोज़ की, यानी कफ सिरप्स की कितनी डोज़ लेनी चाहिए। इन्फेंट्स को 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों को और 12 साल से ज़ायद की उम्र के अफराद को कितनी डोज़ लेनी चाहिए। सबसे पहले तो इन्फेंट्स और 3 से 4 साल की उम्र में जो बच्चे होते हैं उनको कफ सिरप्स हरगिज़ नहीं देने चाहिए क्योंकि ये बच्चे की ग्रोथ का टाइम होता है और इस वक्त तक बच्चे के इंटरनल सिस्टम की ग्रोथ अच्छे से हुई नहीं होती। तो जो कफ सिरप्स होते हैं इनसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनमें ऐसी ड्रग्स प्रेजेंट होती हैं जो कि बच्चे के इंटरनल सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है और अगर बच्चों को सिरप दिया भी जाए तो 1/4 चम्मच दिन में 2 से 3 दफ़ा आप दे सकते हैं 3 से 4 साल की उम्र के बच्चों को। वैसे तो उनको आप शहद या फिर लीमू वगैरह से भी उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर सिरप प्रेस्क्राइब किया गया है तो आप 1/4 चम्मच दिन में 2 से 3 दफ़ा दे सकते हैं। 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए 1 चम्मच दिन में 2 से 3 दफ़ा देना चाहिए और 12 साल और 12 साल से ज़ायद की उम्र के जो बालिग अफराद होते हैं उनके लिए 1 या 2 चम्मच दिन में 3 से 4 दफ़ा लेने चाहिए और 4 से 5 दिन तक आप कफ सिरप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी वेट कफ, प्रोडक्टिव कफ या बलगमी खांसी के बारे में कुछ मालूमात। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाअमान। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट वर्ल्ड। मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के बारे में जिसे मेफनेमिक एसिड कहते हैं और इसके मुख्तलिफ ब्रांड्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। आप पॉन्स्टान के नाम से इसको जानते होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मेफनेमिक एसिड की इंफॉर्मेशन, यानी इसके ब्रांड्स क्या हैं, इसकी डोज क्या है, यूनिट डोज और मैक्सिमम डोज, प्रिकॉशंस, डोजेज फॉर्म्स, यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, इंटरेक्शंस और वार्निंग्स देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें ताकि तमाम मालूमात हासिल हो सके और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए तो चलते हैं पॉन्स्टान या मेफनेमिक एसिड की डिस्क्रिप्शन की तरफ। मेफनेमिक एसिड एनसेड्स की क्लास से ताल्लुक़ रखता है, यानी पेन के साथ साथ स्वेलिंग को भी कम करता है। ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है माइल्ड टू मॉडरेट पेन को ट्रीट करने के लिए। ये डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स में अवेलेबल होता है
यानी इसके सिरप, सस्पेंशंस, कैप्सूल्स, टैबलेट्स वगैरह डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल होती हैं। ये प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है और मेडिकल स्टोर से डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर मिलती है। 2 से 4 घंटे में अपना काम करना शुरू करता है, लेकिन जो इसकी इंस्टेंट रिलीज़ फॉर्म होती है वो क्विक एक्शन शो करती है, यानी 15 से 20 मिनट में काम करना स्टार्ट कर देती है। और हमारी बॉडी में मेफेनेमिक एसिड 8 से 10 घंटे तक रहती है। मेफेनेमिक एसिड या पोनस्टान को एंटासिड्स के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एंटासिड मेफेनेमिक एसिड की अब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देते हैं। अगर इसके ब्रांड्स की बात करें तो जैसा कि ये सस्पेंशन, सिरप, कैप्सूल, टैबलेट्स सभी फॉर्म में अवेलेबल होती है। और पोनस्टान जो इसमें पहला ब्रांड है 250 mg की टैबलेट है। इसके अलावा पोनस्टान DS 500 mg की टैबलेट्स हैं। इसी तरह डोलगिन DS 500 mg भी होती हैं, जो कि डिस्पर्सिबल टैबलेट्स होती हैं। पोनस्टान फोर्ट भी 500 mg स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। इसी तरह डॉलर DS और पोनस्टान के ब्रांड नेम्स के साथ मेफेनेमिक एसिड के 60 ml के सस्पेंशंस भी अवेलेबल हैं, जिसमें मेफेनेमिक एसिड 50 mg पर 5 ml या फिर 100 mg पर 5 ml प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और भी कई ब्रांड्स हैं, जैसे कि ज़ुपान DS, मेफडिल फोर्ट, मेफनेक एंड मेफवेल वगैरह। और इनमें से कुछ 250 mg और कुछ 500 mg की स्ट्रेंथ में आते हैं। यूनिट डोज की बात करें तो बेसिकली डोज डिपेंड कर रही होती है मेडिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट पे। जनरली तो यूनिट डोज है, अगर आपके पास 250 mg की टैबलेट है तो एक टैबलेट आप दिन में 4 दफ़ा ले सकते हैं, और अगर आपके पास 500 mg की टैबलेट है तो एक टैबलेट आप दिन में 3 टाइम्स ले सकते हैं। इसी तरह अगर मैक्सिमम डोज की बात करें तो 1500 से 1800 mg जो मेफेनेमिक एसिड है वो मैक्सिमम डोज पर डे है। आप 7 दिन से ज़्यादा इस टैबलेट को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसकी लिमिट अगर एक्सीड हो जाए तो ओवरडोज हो जाएगी, और ओवरडोज और इसके कांस्टेंट यूज़ की वजह से ना मैदे का अल्सर हो जाता है, और इसके साथ साथ सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब देखते हैं कि मेफेनेमिक एसिड की इंडिकेशंस क्या हैं, यानी यूजेस क्या हैं। तो मेफेनेमिक एसिड चूँकि एक एनसिड्स है, यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, तो पेन के साथ साथ स्वेलिंग को भी कम करता है। इसके अलावा सर दर्द, माइग्रेन, फीवर या टूथ एक या बॉडी पेन या फिर कोई भी स्वेलिंग हो जाए, यानी टूथ एक के साथ गम्स की स्वेलिंग हो जाए, तो इन सब को ट्रीट करने के लिए मेफेनेमिक एसिड दिया जाता है। प्रिकॉशंस की बात करें तो मेफेनेमिक एसिड अगर आपको सूट नहीं करता, यानी आप मेफेनेमिक एसिड से सेंसिटिव हैं या एलर्जिक हैं, तो आप मेफेनेमिक एसिड ना लें। इंटरेक्शंस की बात करें तो ऐसी ड्रग्स जो ब्लीडिंग काज करती होती हैं, यानी एंटीकोगुलेंट या फिर ब्लड थिनर्स लाइक एस्पायरिन वगैरह, तो इन मेडिसिन के साथ मेफेनेमिक एसिड लिया जाए तो ये ब्लीडिंग के चांसेस को बढ़ा देती है, इसलिए इनके साथ मेफेनेमिक एसिड हरगिज़ नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा मेफेनेमिक एसिड ACE इनहिबिटर्स के साथ इंटरेक्ट करती है, जिसमें कैप्टोप्रिल, लिंसोप्रिल वगैरह आते हैं। इसके अलावा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर जाती है, जो कि वल्सरतान और लोसरतान वगैरह हैं। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ भी ये इंटरेक्ट करती है, लाइक प्रीडेनिसोन, फ्लूकोनाजोल, या फिर कीटोरेलैक और डायरेटिक्स के साथ भी इंटरेक्शन शो करती है। बोनस्टान यानी फ्रूसिमाइड के साथ इंटरेक्ट करती है डायरेटिक्स में। तो साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो मेफेनेमिक एसिड के 7 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल या ओवरडोज, या फिर वो लोग जिनको सूट नहीं करता अगर वो मेफेनेमिक एसिड लें तो साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि मैदे का अल्सर होना, मैदे में ब्लीडिंग होना। क्योंकि ये एनसिड्स है तो ब्लीडिंग या अल्सर होना स्टमक का तो कॉमन बात है, एनसिड्स के साइड इफ़ेक्ट्स में ये आता है। दूसरा, वॉमिटिंग हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं, गैस या फिर हार्ट बर्न हो सकता है। इसके अलावा सर दर्द या गुनूदगी भी हो सकती है। अगर साइड इफ़ेक्ट सीवियर हों तो फ़ौरन से अपने डॉक्टर से रब्ता करें। तो ये थी मेफेनेमिक एसिड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मालूमात। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाअमान। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट्स वर्ल्ड। मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि खांसी क्या है, इसकी कितनी अक़साम हैं और खांसी का ट्रीटमेंट क्या है। मेन जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो ड्राई कफ यानी खुश्क खांसी के बारे में, और खुश्क खांसी के पाकिस्तान में कौन कौन से सिरप्स अवेलेबल हैं, तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि खांसी है क्या। खांसी हमारे बॉडी का एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो हमारी सांस की नालियों यानी एयरवेज को म्यूकस और इरिटेंट्स लाइक डस्ट और स्मोक से क्लियर करता है। ओकेजनल कफ यानी कभी कभार होने वाली खांसी जो है वो हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस का हिस्सा है, और जब कभी जर्म्स, डस्ट, स्मोक या म्यूकस हमारे एयरवेज या गले में जलन या खराश का बायस बनते हैं तो खांसी की सूरत में हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और हमारे एयरवेज को क्लियर करती है। अगर खांसी परसिस्टेंट हो जाए यानी मुसलसल रहने लगे तो ये मेडिकल प्रॉब्लम की अलामात हैं। इसकी बेस पे खांसी को हम दो कैटेगरीज में तकसीम कर लेते हैं, एक एक्यूट कफ और दूसरी क्रोनिक कफ। एक्यूट कफ 3 हफ्ते से कम अरसा के लिए होती है, यानी इसका ड्यूरेशन 3 हफ्ते से कम होता है, और क्रोनिक 4 से 8 हफ्ते का अरसे तक रह सकती है। अब खांसी की 2 मेन टाइप्स होती हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपकी खांसी की कौन सी किस्म का शिकार हैं तो उस वक्त तक इसका सही इलाज भी नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान में ज़्यादातर तो मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पर जाके ही मेडिसिन ली जाती हैं। तो कहा यह जाता है कि खांसी के लिए कोई सिरप दे दें, और वो आपको सिरप दे देते और आप ले के आ जाते हैं, लेकिन फिर इसको इस्तेमाल करने के बाद आप कहते हैं कि इस दवा का असर नहीं हुआ। इसकी मेन वजह ये होती है कि आप खांसी की किस्म जाने बगैर, यानी आपको किस किस्म की खांसी है ये जाने बगैर आप मेडिसिन लेने चले जाते हैं या आपको मेडिसिन दी जाती है। देखिए, खांसी की 2 किस्में होती हैं। एक होती है वेट कफ जिसे हम बलगमी खांसी कहते हैं, यानी इस खांसी के साथ बलगम आती है, और दूसरी होती है ड्राई कफ यानी खुश्क खांसी। खुश्क खांसी को नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहा जाता है। इस किस्म की खांसी में बलगम नहीं होती और ये एक दर्दनाक किस्म की खांसी होती है। खुश्क खांसी की वजूहत क्या हो सकती हैं? खुश्क खांसी एलर्जी की वजह से हो सकती है, धूल मिट्टी में काम करते रहने की वजह से, सांस की नालियों के खुश्क हो जाने की वजह से, या फिर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाती है खुश्क खांसी। खुश्क खांसी काफ़ी पेनफुल होती है। मुसलसल खांसने की वजह से कमर और पसलियों में दर्द शुरू हो जाता है और सांस का मसला होने लगता है। अब अगर खुश्क खांसी है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए? कफ मेडिसिन ऐसी दवाएं होती हैं जो कि कफ रिफ्लेक्स को सप्रेस करती हैं यानी दबाती हैं, और ड्राई कफ यानी खुश्क खांसी, बलगमी खांसी, या फिर लंग्स में म्यूकस हो या रिस्पायरेटरी ट्रैक में म्यूकस हो तो इन सब में ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो मेडिसिन कफ की खुश्क खांसी के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, उनमें ये 3 से 4 एजेंट्स या ड्रग होनी चाहिए। सबसे पहले तो एंटीट्यूसिव या सप्रेसेंट हो, उसके बाद एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक, और तीसरे डीकंजेस्टेंट्स होते हैं। तो एंटीट्यूसिव या सप्रेसेंट जो होते हैं वो कफ रिफ्लेक्स को सप्रेस करते हैं और खांसी को रोकते हैं। इसमें जो ड्रग होती है उसमें हमारे पास डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन या फॉल्कोडीन होती है, जबकि एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक्स जो होते हैं वो हिस्टामिन की रिलीज़ को कम कर देते हैं और नाक से पानी बहना, छींके आना यानी रनी नोज को ट्रीट करते हैं। इसमें जो ड्रग्स होती हैं उसमें क्लोरफेनिरामीन, फेक्सोफेनाडिन, ब्रोमोफेनिरामीन, लोराटिडिन, सिट्रिजीन, लीवोसिट्रिजीन वगैरह आते हैं। थर्ड एजेंट या ड्रग जो यूज़ होते हैं वो उसमें डीकंजेस्टेंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये स्टफ़ी या ब्लॉक्ड नोज़ को ट्रीट करते हैं, यानी कि हमारी नॉस्ट्रल्स में जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह नोज़ को, एयरवेज को ब्लॉक किए ठहरे हैं उनको ये क्लियर कर देते हैं। इसमें जो ड्रग होती है वो एफेड्रीन या सूडोएफेड्रीन वगैरह होती हैं। और चौथे नंबर पे जो एजेंट इसमें मौजूद होता है उसे एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, सिक्रीशंस को लूज़ कर देते हैं और निकलने में आसान बनाते हैं। इसमें जो ड्रग होती है उसमें गायफेनिसिन हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड वगैरह हो सकते हैं। तो ये सब एजेंट्स होते हैं। पाकिस्तान में अब जो ड्राई कफ के लिए सिरप्स अवेलेबल हैं उनमें कौन कौन से सिरप अवेलेबल हैं? सबसे पहले हाइड्रोलिन डीएम ड्राई कफ के लिए होता है,
पल्मोनॉल भी ड्राई कफ के लिए होता है। फिर रोडेक्स सी का सिरप होता है, कोरेक्स डी, ब्रोनिक डी, बेनाड्रिल डी आर, कोसोम ई, रेल्टस डीएम, एक्टिफाइड ड्राई कफ। ये तमाम सिरप्स जो हैं खुश्क खांसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसी खांसी जिसमें बलगम ना हो तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए, तभी इफ़ेक्टिव होती हैं। अब होता क्या है कि पाकिस्तान में बस कफ है तो बस ड्रग्स लेनी है, मेडिसिन लेनी है, ये मालूम नहीं होता कि ड्राई कफ है या फिर वेट कफ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट वर्ल्ड। मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा मसल्स रिलैक्सेंट जिसे आप मूवेक्स के नाम से जानते होंगे। पाकिस्तान में इसके और भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि टर्नेलिन हो गया। इसका जो जेनेरिक नेम है वो टाइज़ेनिडीन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टाइज़ेनिडीन यानी मूवेक्स की डिस्क्रिप्शन, इसके ब्रांड्स क्या क्या हैं, यूनिट डोज और मैक्सिमम डोज कितनी होनी चाहिए, कुछ वार्निंग्स यानी किन लोगों को मूवेक्स नहीं लेनी चाहिए, ये काम कैसे करती है, इसके इस्तेमालात और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए तो चलते हैं मूवेक्स यानी टाइज़ेनिडीन की डिस्क्रिप्शन की तरफ। ये एक शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है, यानी बहुत जल्द ये काम करना स्टार्ट कर देता है और ये पट्टों के दर्द और स्पाज्म यानी अगर मसल्स अकड़ जाए या खिंचे जाएं तो उनको ट्रीट करती है टाइज़ेनिडीन। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी में जो चोट की वजह से या ऐसे ही दर्द हो तो उसको मूवेक्स ट्रीट करती है। ये 2, 4 और 6 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है मार्केट में और 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर असर करना शुरू कर देती है अगर ओरली ली जाए, और इंजेक्शन तकरीबन 15 मिनट में असर करना शुरू कर देता है और बॉडी में तकरीबन 8 घंटे तक रहता है। अगर बात करें इसके ब्रांड्स की तो जो पाकिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं या डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं तो वो हैं एक टर्नेलिन 2 और 4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ के साथ, मूवेक्स 2 और 4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ के साथ, डी-टोन भी 2 और 4 मिलीग्राम, एक्रोजिड और एनाजिड 2 और 4 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ के साथ मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब आते हैं कि यूनिट डोज कितनी होनी चाहिए, तो वो है 2 मिलीग्राम से 4 मिलीग्राम दिन में 3 दफ़ा, यानी सुबह, दोपहर, शाम या फिर जब पट्टों का दर्द हो तो डॉक्टर के मशवरे से ले सकते हैं। मैक्सिमम डोज एक दिन में कितनी होनी चाहिए, तो वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 36 मिलीग्राम 36 मिलीग्राम एक दिन में टाइज़ेनिडीन ली जाए तो ये मैक्सिमम डोज होगी। अब अगर बात करें कि वर्किंग क्या है, तो टाइज़ेनिडीन जो है वो एक्शन शो करती है उन नर्व इम्पल्सेस को ब्लॉक करके जो हमारे ब्रेन को सेंड की जाती हैं या पहुंचती हैं जब कोई चोट या इंजरी होती है या फिर मसल्स का दर्द होता है या मसल खिंचे जाते हैं। तो ये नर्व इम्पल्सेस दरअसल पेन सेंसेशंस होती हैं जो कि मूवेक्स या टर्नेलिन के या फिर टाइज़ेनिडीन के लेने से ब्लॉक हो जाती हैं और दर्द रुक जाता है। और स्पास्टिसिटी को मूवेक्स जो है वो वक्ती तौर पर मसल टोन को रिलैक्स करके ट्रीट करता है। अब बढ़ते हैं इस्तेमालात की तरफ। टाइज़ेनिडीन बेसिकली बॉडी के स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करता है, पट्टों के दर्द से और खिंचाव से आराम पहुंचाता है, और अगर किसी इंजरी की वजह से मसल्स अकड़ गए हैं तो टाइज़ेनिडीन इनको रिलैक्स करता है और दर्द से आराम पहुंचाता है। अब आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो साइड इफ़ेक्ट्स में गनुदगी, चक्कर आना, नज़र का मसला होना यानी धुंधला नज़र आना, कमज़ोरी हो जाना, कै आना, मुंह का खुश्क होना या फिर बाजू और टांगों में झंझलाहट का एहसास होना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आते हैं। वार्निंग्स क्या हैं कि जो टाइज़ेनिडीन है इसके ज़्यादा इस्तेमाल से हार्ट अरिथमिया हो जाता है, यानी दिल की धड़कन का रिदम इरेगुलर हो जाता है अगर आप इस मेडिसिन को डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो।
एट द एंड यही मैसेज के दवाओं को हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के मशवरे के मुताबिक लिया करें। तो ये थी टाइज़ेनिडीन या मूवेक्स के बारे में कुछ मालूमात। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह का अमान। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट्स वर्ल्ड। मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। जी, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नेप्रोक्सिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। नेप्रोक्सिन जो कि एक पेन किलर है, देखेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन, ये कौन से दर्दों से आराम पहुँचाने में मदद करता है, इसके ब्रांड्स कौन कौन से हैं, इसकी यूनिट डोज और मैक्सिमम डोज एक दिन में कितनी लेनी चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और अगर वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए तो देखते हैं नेप्रोक्सिन की डिस्क्रिप्शन, यानी नेप्रोक्सिन है क्या। दरअसल नेप्रोक्सिन एक ओवर द काउंटर पेन किलर है, यानी प्रेस्क्रिप्शन के बगैर आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। ये एनसेड्स है, यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, यानी पेन के साथ साथ स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। और बाकी मेडिसिन की तरह इसके भी डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जैसे कि फ्लेक्सिन, ये दर्द को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल पेन हो गया और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ यानी जिनमें स्वेलिंग के साथ दर्द होता है, मिसाल के तौर पे रेमाटॉइड आर्थराइटिस हो गया, फीवर जिसे बुखार कहते हैं, और गाउट जो कि जोड़ों ही की बीमारी है। ओरली ली जाती है बाय माउथ विद ग्लास ऑफ वाटर। ये फौरी रिलीज़ और डिलेड रिलीज़ दोनों फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल होती है। नेप्रोक्सिन की जो 440 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ की टैबलेट होती है, वो तकरीबन ब्रूफन के 400 मिलीग्राम के बराबर होती है, यानी ये भी पैरासीटामोल और ब्रूफिन से मिलता जुलता एक पेन किलर है। लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं होता, ये मैं आपको आगे चलकर साइड इफ़ेक्ट्स में बताऊंगी। अब देखते हैं कि इसके ब्रांड्स जो पाकिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इनमें एक है फ्लेक्सिन टैबलेट, जिसकी स्ट्रेंथ 2 है, एक 250 और दूसरा 500 मिलीग्राम। और दूसरा ब्रांड जो है वो टैबलेट सिनफ्लेक्स है, इसकी स्ट्रेंथ एक ही है जो कि 550 मिलीग्राम। ये दो ब्रांड्स कॉमनली इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान में। इसकी जो यूनिट डोज है, यानी एक वक्त में आप कितनी नेप्रोक्सिन ले सकते हैं, तो 250 या फिर 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट आप एक वक्त में ले सकते होते हैं। अगर 250 मिलीग्राम की टैबलेट हो तो सुबह दोपहर शाम ली जा सकती है, लेकिन अगर 500 मिलीग्राम की टैबलेट है तो दिन में 2 दफ़ा ले सकते हैं। मैक्सिमम डोज जो है नेप्रोक्सिन की वो है 1000 मिलीग्राम, यानी 1 ग्राम, जो आपने 3 से 4 डिवाइडेड डोजेज़ में लेनी होती है। मिसाल के तौर पे आपके पास नेप्रोक्सिन 250 मिलीग्राम की टैबलेट्स हैं, तो आप दिन में 250 मिलीग्राम की 4 टैबलेट्स ले सकते हैं और 500 मिलीग्राम की दिन में सिर्फ 2 टैबलेट्स ले सकते हैं। अब आते हैं इसके यूजेस की तरफ। जैसा कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया कि नेप्रोक्सिन पेन किलर के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यानी दर्द के साथ साथ स्वेलिंग या सूजन वगैरह को भी कम करता है। ज़्यादातर जोड़ों के दर्द, सूजन या फिर जोड़ों के खिंचाव को ट्रीट करने के लिए नेप्रोक्सिन प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी 10 से 12 घंटे तक रहता है, इसलिए इसकी डोज कम ली जाती है, यानी दिन में 2 दफ़ा। लोएस्ट डोज में ये स्टमक ब्लीडिंग का जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है। इसको आगे चलकर मैं साइड इफ़ेक्ट्स में डिस्कस करती हूँ। साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो इसमें नेप्रोक्सिन की ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, यानी ओवरडोज़ की वजह से या गलत इस्तेमाल की वजह से, या फिर जितनी आपको डॉक्टर ने बताई है उससे ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें कन्फ्यूजन है, सर दर्द, चक्कर आना, गनुदगी, थकावट महसूस होना, गैस या फिर कब्ज़ होना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो ओवरडोज़ की वजह से स्टमक ब्लीडिंग होती है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अब स्टमक ब्लीडिंग होती है, बाज़ औक़ात ये नॉर्मल यूज़ पे भी स्टमक ब्लीडिंग काज़ हो जाती है नेप्रोक्सिन की वजह से, क्योंकि नेप्रोक्सिन नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, तो ये अल्सर्स या स्टमक ब्लीडिंग काज़ करते हैं। और स्टमक ब्लीडिंग ड्यूरिंग ट्रीटमेंट किसी भी टाइम हो जाती है विदाउट वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स। इसके अलावा नेप्रोक्सिन जो है वो
हीलिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर देती है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा नेप्रोक्सिन को प्रेस्क्राइब नहीं करते। हमेशा दवाओं को अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन होते हैं? ये फिजिशियन होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट्स होते हैं या नर्सेज होती हैं अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो इनकी हिदायत के मुताबिक मेडिसिन्स लिया करें। तो आज के लिए इतना ही मैंने दी आपको नेप्रोक्सिन के बारे में कुछ अहम मालूमात। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाअमान। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट्स वर्ल्ड। मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑरफेनाड्रिन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन, जिसे आप न्यूब्रोलफोर्ट के नाम से जानते होंगे। जनरल सी मालूमात बताऊंगी आपको कि ये किस किस्म का कॉम्बो है, काम कैसे करता है, इसके ब्रांड्स पाकिस्तान में कौन कौन से अवेलेबल हैं, इसकी यूनिट डोज और मैक्सिमम डोज क्या है, इसके इस्तेमालात क्या हैं और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए तो देखते हैं कि पैरासीटामोल और ऑरफेनाड्रिन किस किस्म का कॉम्बिनेशन है। ये पेन किलर है, एक बहुत अच्छा पेन किलर है। इसमें 2 ड्रग्स होती हैं, 2 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है। एक पैरासीटामोल है जिसे आप पेन किलर के हवाले से जानते हैं। पैरासीटामोल कम दर्द को कम करता है, जबकि ऑरफेनाड्रिन मसल रिलैक्सेंट है, ये मसल रिलैक्स करता है। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन मसल पेन को ट्रीट करने के लिए बनाया गया है। तो आइए तो देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। पैरासीटामोल प्लस ऑरफेनाड्रिन का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है और वहाँ से ऐसे केमिकल मेडिएटर्स जो पेन की वजह बनते हैं, इन मेडिएटर्स की प्रोडक्शन को रोक देता है और मसल्स को रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो अब देखते हैं पाकिस्तान में पैरासीटामोल प्लस ऑरफेनाड्रिन आपको किन नामों से मिलती है, यानी ब्रांड्स क्या हैं। सबसे पहले टैबलेट विल्चेसिक फोर्ट 650 बाई 50 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ के साथ, यानी 650 मिलीग्राम इसमें पैरासीटामोल और 50 मिलीग्राम ऑरफेनाड्रिन होती है। दूसरा ब्रांड जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में, वो है न्यूब्रोलफोर्ट, जिसे आप निब्रोलफोर्ट भी कहते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ भी 650 बाई 50 मिलीग्राम होती है, यानी 650 मिलीग्राम इसमें पैरासीटामोल और 50 मिलीग्राम ऑरफेनाड्रिन होता है। इसके अलावा प्रोवास एनफोर्ट, ड्यूराजेसिक फोर्ट, ग्लोरल फोर्ट, इन सब की स्ट्रेंथ सेम होती है और ये जोड़ों और मसल्स के दर्द के लिए हाईली इफ़ेक्टिव होते हैं, यानी ऑरफेनाड्रिन प्लस पैरासीटामोल मसल्स और जोड़ों के दर्द के लिए हाईली इफ़ेक्टिव है। यूनिट डोज है इसकी एक टैबलेट दिन में 2 से 3 दफ़ा, तो सुबह दोपहर शाम या फिर सुबह शाम, और मैक्सिमम डोज जो है वो 3 से 4 टैबलेट्स हैं। ये इसकी मैक्सिमम डोज हो गई। अब आते हैं इस्तेमालात की तरफ। तो टेंशन की वजह से जो सर दर्द होता है उसको ट्रीट करती है, मसल्स को रिलैक्स करती है, दर्द से आराम पहुंचाती है, बॉडी में कहीं भी पेन हो न्यूब्रोलफोर्ट इससे आराम पहुंचाती है। इसके अलावा डॉक्टर आपको दूसरी कंडीशंस के लिए भी ये कॉम्बिनेशन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो दवाओं के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लिया करें। और ऑरफेनाड्रिन को हमेशा अपने डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स या डेंटिस्ट को बताकर इस्तेमाल करें। जितने दिन के लिए और जितनी डोज आपको आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने बताई है इतनी ही लें, इसे तजावुज़ ना करें, क्योंकि इसके तजावुज़ की वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह पैरासीटामोल भी जितनी डॉक्टर ने लेने को कहा है उससे तजावुज़ ना करें। तो आइए देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। सबसे पहले तो आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, आई साइट में तब्दीली के साथ साथ आंखों में दर्द होना या ख़ारिश होना, इसके अलावा बैड स्किन रिएक्शंस भी हो सकते हैं। लिवर यानी जिगर की खराबी के साइंस शो होने लगेंगे, जैसे कि डार्क यूरिन हो गया, थकावट महसूस होना, भूख का ना लगना, मैदे में दर्द रहना और जल्द और आंखों का रंग पीला हो जाना,
जिगर की ख़राबी के सिम्टम्स हैं। अगर हाई डोज ली जाए या गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये तमाम साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी न्यूब्रोलफोर्ट यानी पैरासिटामोल और फिनाड्रीन के बारे में कुछ अहम मालूमात। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाअमान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट्स वर्ल्ड। मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक और कॉम्बो शेयर करने वाली हूँ पैरासिटामोल का कोडीन के साथ। हमेशा की तरह हम इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे, इसके ब्रांड्स और यूनिट डोज, मैक्सिमम डोज, इस्तेमालात और साइड इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए तो देखते हैं पैरासिटामोल प्लस कोडीन का क्या कॉम्बो है। दरअसल पैरासिटामोल और कोडीन को कोकोडामाल भी कहा जाता है। इसमें दो मुख्तलिफ पेन किलर्स हैं, एक पैरासिटामोल 500 mg और दूसरा कोडीन है जो कि 15 से 30 मिलीग्राम होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है जो उस वक्त प्रेस्क्राइब की जाती है जब एवरीडे पेन किलर्स यानी पैरासिटामोल, ब्रूफेन या डिस्प्रिन वगैरह असर ना दिखा रहे हों, यानी दर्द की शिद्दत में कमी ना ला रहे हों, तो इसमें हम कोकोडामाल देते हैं। अब देखते हैं कोकोडामाल के ब्रांड्स जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला जो ब्रांड है वो टैबलेट कोडोजेसिक है। 500 mg पैरासिटामोल और 15 mg इसमें कोडीन होता है। इसी तरह टैबलेट नेपोडॉक है 500 मिलीग्राम, इसमें पैरासिटामोल 15 या 30 मिलीग्राम कोडीन होती है। फिर फेमिडॉल और टैबलेट कोडीन प्लस टैबलेट सेनाडॉक टैबलेट्स, इन सब की स्ट्रेंथ सेम है, यानी 500 मिलीग्राम इसमें पैरासिटामोल, 15 या 30 मिलीग्राम कोडीन होता है। इसकी यूनिट डोज की बात करें तो क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्गर पेन किलर है तो इसकी डोज कम ली जाती है, यानी एक टैबलेट दिन में 2 दफ़ा सुबह और शाम या फिर 3 दफ़ा यानी सुबह, दोपहर, शाम ली जा सकती है। मैक्सिमम डोज कोकोडामाल की 2 ग्राम से 2.5 ग्राम है, यानी मैक्सिमम आप एक दिन में 4 टैबलेट से ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 4 टैबलेट से ज़्यादा लेंगे तो ओवरडोज हो सकती है। देखते हैं कोकोडामाल यानी पैरासिटामोल प्लस कोडीन के यूजेस। तो ये इचेस और पेन, यानी इचेस जो होती हैं वो मुसलसल रहने वाला दर्द होता है, उनको ट्रीट करती है। माइग्रेन हो गया, सर दर्द हो गया, मसल्स का पेन हो गया जिसे पट्ठों का दर्द कहते हैं, इसी तरह दांत का दर्द हो जाए या फिर बुखार हो जाए तो इन सब को ये ट्रीट करता है जब आपके एवरीडे पेन किलर्स काम ना कर रहे हों। तो दवाओं को हमेशा अपने डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फार्मासिस्ट के मशवरे से इस्तेमाल करें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो सबसे पहले ओवरडोज की वजह से ही साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। वनूदगी हो सकती है या फिर चक्कर आ सकते हैं, बिनाई का मसला हो सकता है। अगर आप कोकोडामाल की ओवरडोज का शिकार हो गए हैं तो बाइक चलाने से अवॉइड करें। इसी तरह किसी भी टूल या मशीन को इस्तेमाल करने और ड्राइविंग के दौरान एहतियात करें। और सबसे ज़रूरी बात यह कि अल्कोहल का इस्तेमाल से परहेज़ करें। इस दवा के इस्तेमाल के दौरान यानी 10 दिन के लिए आपको कोकोडामाल प्रेस्क्राइब की गई है, तो इस अरसा के दौरान ड्रिंकिंग से अवॉइड करें। तो ये थी कोकोडामाल कोडोजेसिक के बारे में कुछ मालूमात। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह पाअमान। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट्स वर्ल्ड। मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कैफ़ीन प्लस पैरासिटामोल की टैबलेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी कि इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके ब्रांड्स, यूनिट डोज और मैक्सिमम डोज, इसके इस्तेमालात और साइड इफ़ेक्ट्स, और लास्ट पॉइंट जो कि मैं डिस्कस करूँगी वो है कि कैफ़ीन कैसे एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए तो देखते हैं कि पैरासिटामोल प्लस कैफ़ीन टैबलेट्स होती क्या हैं। सबसे पहले तो ये ओवर द काउंटर हैं, यानी कि इनके लिए प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें पैरासिटामोल और कैफ़ीन मौजूद होती है।
पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम और कैफ़ीन 65 मिलीग्राम, जो कि 1 मग कॉफ़ी के बराबर होती है। यानी 1 मग कॉफ़ी में भी 65 मिलीग्राम कैफ़ीन होती है। कैफ़ीन दरअसल हमारे CNS को स्टिमुलेट करती है और जागने में मदद करती है और फोकस्ड यानी चौकन्ना रखती है। इसके अलावा एथलेटिक परफॉर्मेंस को भी बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है ये आगे चलकर मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। फ़िलहाल देखते हैं कि इसके ब्रांड्स जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। सबसे पहला जो है वो टैबलेट पैनाडोल एक्स्ट्रा है, जिसमें पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम और कैफ़ीन 65 मिलीग्राम होती है। दूसरा कालपोल प्लस है, इसकी भी वही स्ट्रेंथ है, पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम और कैफ़ीन 65 मिलीग्राम। अब फिब्रोल एक्स्ट्रा टैबलेट भी सेम स्ट्रेंथ के साथ हैं। इसके बाद टाइलोल एक्स्ट्रा और फिर पैराटोल एक्स्ट्रा सेम स्ट्रेंथ के साथ हैं। स्ट्रेंथ सबकी सेम है, सिर्फ ब्रांड्स नेम चेंज हैं। अब देखते हैं इसकी यूनिट डोज और मैक्सिमम डोज। यूनिट डोज 1 टैबलेट लेनी है आपने दिन में 2 दफ़ा यानी सुबह शाम, या फिर 3 दफ़ा यानी सुबह दोपहर शाम, या जब आपको दर्द की शिद्दत में इजाफा लगे तब ले सकते हैं। अगर मैक्सिमम डोज की बात करें तो आप दिन में 4 ग्राम पैरासीटामोल और 520 मिलीग्राम कैफ़ीन ले सकते हैं, यानी तकरीबन पैरासीटामोल प्लस कैफ़ीन की 6 से 7 टैबलेट्स मैक्सिमम डोज है। इससे ज़्यादा अगर लेंगे तो आपको ओवरडोजेज़ की वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। अब आते हैं इसके इस्तेमालात की तरफ। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है जो कि माइल्ड टू मॉडरेट किस्म के दर्दों से आराम पहुंचाता है, जैसे सर दर्द, माइग्रेन, दांत का दर्द, जोड़ों का दर्द हो या पट्टों का दर्द हो, दांत का दर्द हो, मसल्स पेन हो या फिर पीरियड्स का पेन हो। इसके अलावा जोड़ों और हड्डियों का दर्द हो जाए, या फिर डेंटल सर्जरी यानी दांत निकलवाने के प्रोसेस के बाद जो पेन होता है वो हो जाए, गले की खराश हो, या फिर वैक्सीनेशन कराने के बाद जो बॉडी पेन और फीवर होता है, तो इसके लिए पैनाडोल एक्स्ट्रा या कालपोल प्लस मौसर साबित होती है। दूसरा ये कि फ्लू और कोल्ड के लिए भी इस्तेमाल होती है। कॉमन कोल्ड और फ्लू के सिम्टम से आराम पहुंचाती है, जैसे कि बुखार हो गया, नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द और गले की खराश या सोजिश जिसे कहते हैं, और इसके साथ साथ मसल्स का जो दर्द होता है इससे भी आराम पहुंचाती है पैरासीटामोल प्लस कैफ़ीन की टैबलेट्स। अब चलते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। सबसे पहले तो जिन मरीज़ों को पैरासीटामोल या कैफ़ीन से एलर्जी हो तो उनको ये टैबलेट्स नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने पैरासीटामोल प्लस कैफ़ीन की रिकमेंडेड डोज ले ली है, यानी जितनी डॉक्टर ने आपको एक वक्त लेने को कहा था, और फिर आप कॉफ़ी भी पी लेते हो, तो कैफ़ीन की डोज जो है वो डबल हो जाएगी, जिसकी वजह से कैफ़ीन से मुतल्लिक यानी कैफ़ीन से एडवर्स ड्रग रिएक्शन हैं वो नमूदार होंगे, यानी नींद आएगी, बेचैनी होगी, हल्का सा सर दर्द हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, मैदा ख़राब हो सकता है, और इसके अलावा हार्ट रेट भी बढ़ सकता है। तो ख्याल करें कि अगर आपको दवा में कैफ़ीन है तो कॉफ़ी ना पिएं। अब चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ कि कॉफ़ी कैसे एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। जैसे कि मैंने बिल्कुल वीडियो के शुरू में बताया कि कॉफ़ी जो है या कैफ़ीन CNS को स्टिमुलेट करती है, हमें चौकस और चौकन्ना रखती है, एथलीट्स की एक्सरसाइज पावर को बढ़ाती है। दरअसल कैफ़ीन जो है वो एडेनोसिन रिसेप्टर्स पर एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट शो करती है, और इस एक्शन की वजह से बॉडी के जो मसल कंट्रैक्शन के दौरान एक ताकतवर फोर्स प्रोड्यूस करती है, तो मसल्स को अलाउ करती है कि वो तेज़ी के साथ और ज़्यादा फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, और इस तरह एक्सरसाइजिंग एबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। दूसरा ये कि कैफ़ीन के यूज़ से एक्सरसाइज के दौरान जो मसल पेन होता है वो भी कम हो जाता है, लेकिन ये इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थी आज की बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाअमान।